आज हम बात कर रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील धातु को अन्य अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापित या हटा दिया जाता है तथा नए पदार्थों का निर्माण होता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी स्थान परिवर्तन होगा। तो यानी क्या देख रहे हैं हम कि अभिकारक में एक यौगिक है और यौगिक में उपस्थित जो धातु है वो कम क्रियाशील धातु है, उसको अन्य अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा या धातु द्वारा हटा दिया जाएगा। उसके बाद नए पदार्थों का निर्माण होगा, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और उसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि अभिक्रिया होती है कॉपर सल्फेट एक यौगिक है, इसकी अभिक्रिया जैसे ही जिंक धातु से करवाई जाती है तो जिंक कॉपर सल्फेट के यौगिक में से कॉपर को विस्थापित कर देगा और नया यौगिक जिंक सल्फेट वह कॉपर का निर्माण कर लेगा। यहाँ पे कौन सा कम क्रियाशील है कौन सा अधिक क्रियाशील है, इसके लिए हम एक शॉर्ट में सक्रियता श्रेणी की बात करेंगे, जिसमें यह बताया जाता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कौन से हैं, कम क्रियाशील तत्व कौन से हैं। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और ओरम सोना। ठीक है, इस श्रेणी में अधिक क्रियाशीलता से कम क्रियाशीलता की ओर तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पे हम उदाहरण में देख रहे हैं जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है जो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कम क्रियाशील तत्वों को अपने स्थान से बदल देगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, और क्या अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। तो जिंक अधिक क्रियाशील तत्व जो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। जैसे आयरन की अभिक्रिया होगी तो आयरन भी यहाँ पे देख रहे हैं सक्रियता श्रेणी में आयरन जो कि अधिक क्रियाशील है, इससे कम क्रियाशील कॉपर है। तो यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर देगा, क्या बना लेगा, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण कर लेगा। ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब हम बात करेंगे चौथी अभिक्रिया की, जिसको बोलेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके पहले हमने पढ़ी थी एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में दो यौगिकों में धातुओं का स्थान परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे हम, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में
दो अभिकारकों या यौगिकों में आयनों का आदान प्रदान होता है वह नए पदार्थों का निर्माण होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एकल विस्थापन में एक यौगिक लिया गया, द्विविस्थापन में हम कितने यौगिक ले रहे हैं? 2। उदाहरण से समझेंगे। जैसे अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की भी परिभाषा की बात कर रहे थे कि दो यौगिकों या अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन्स क्या होते हैं कि जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्यागे या ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉनों को त्यागे या ग्रहण करे तो वो तत्व किस में बदल जाता है? आयन्स में बदल जाता है। वह तत्व धनायन भी बन जाता है, ऋणायन भी बन जाता है। तो हम यहीं पे वही बात करेंगे कि उदाहरण में हम देख रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया जब पोटेशियम क्लोराइड से करवाई जाती है, इनको आयनों के रूप में लेंगे। जैसे सिल्वर पे धनायन, ये एक धनायन होता है, इस पर प्लस संयोजकता होती है और इस पे ऋणात्मक संयोजकता होती है, इस पे धनात्मक और इस पे ऋणात्मक, यानी आयंस के रूप में हमने लिख दी है। इनका आदान प्रदान होगा, यानी धन आवेश किससे अभिक्रिया कर लेगा? ऋणावेश से। तो क्या बना लेगा? Ag और Cl, यानी सिल्वर क्लोराइड। और दूसरा यौगिक क्या बन जाएगा? इधर का धनावेश, इधर का ऋणावेश, यानी पोटेशियम नाइट्रेट। ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि सोडियम सल्फेट, इसकी अभिक्रिया जैसे ही बेरियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो एक यौगिक बनता है। इसके भी टुकड़े कर लेंगे। इसमें सोडियम, यानी सोडियम के ऊपर धनायन होता है और सल्फेट के ऊपर ऋणायन, इसके ऊपर धनायन, इसके ऊपर ऋणायन। आयनों का आदान प्रदान करेंगे, इधर का प्लस, इधर का माइनस। Na के कितने मॉलिक्यूल से? 2 और Cl के 2। तो यानी कि 2 को आगे लिख देंगे और क्या लिख देंगे? 2NaCl, 2NaCl प्लस इधर का क्या बच गया? Ba और इधर का क्या बच गया? SO4, यानी BaSO4, यानी बेरियम सल्फेट। यानी इस अभिक्रिया में हम एक चीज़ और देखेंगे कि जैसे सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसमें से बेरियम सल्फेट जो नया पदार्थ बनता है ये अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। अवक्षेप को हम नीचे के तीर के निशान से व्यक्त करेंगे, जबकि हम गैस को ऊपर के तीर के निशान से व्यक्त करते हैं। ठीक है। एक और अभिक्रिया है जिसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया में यानी अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी कि यूं कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित विलयन में उपस्थित अविलेय पदार्थ नीचे स्थिर हो जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सोडियम सल्फेट की
बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाई गई तो बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, यानी दोनों अभिकारकों को लिया गया तो अभिक्रिया कराए गए एक सॉल्यूशन जो बना, तो सॉल्यूशन में बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ जो नीचे बैठ गया विलयन में, और दूसरा विलयन हमें प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड जो कि ऊपर विलयन में तैरती हुई अवस्था में। अब हम बात करेंगे अगली अभिक्रिया की, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? जैसा कि हम नाम से देख पा रहे हैं, नाम से स्पष्ट है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, शेपी का मतलब होता है उत्सर्जन, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण जैसे नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया जैसे हाइड्रोजन गैस से करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में अमोनिया गैस का निर्माण होता है। चूँकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो ऊष्मा के उत्सर्जन को बताया जाएगा। तब ऊष्मा का उत्सर्जन देखेंगे, ऊष्मा को एंथैल्पी बोला जाता है और एंथैल्पी को ई से दर्शाते हैं। किससे? ई से। ई फॉर एंथैल्पी या ऊष्मा। अब ऊष्मा का उत्सर्जन है तो जो भी परिवर्तन होगा यानी उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा, जो भी होता है ऊष्मा शोषी में अवशोषण होता है, तो जो भी परिवर्तन होगा वो सब अभिकारकों में ही होगा। तो यानी कि ऊष्मा कहाँ निकल रही है? अभिकारकों से निकल रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस ई। पक्षांतरण करेंगे ये माइनस ई, जैसे उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? प्लस ई में। तो यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया में लिख देंगे जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाई गई और अमोनिया गैस का निर्माण हुआ, प्लस ई यानी ऊष्मा। ठीक है। इसमें इस अभिक्रिया में स्पेशल आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें ऊष्मा को प्लस ई के रूप में लिखा जाएगा, जबकि ऊष्मा शोषी में माइनस ई के रूप में लिखते हैं उत्पाद की तरफ। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है, यही से क्वेश्चन पुट होता है। ठीक है, अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कि ये अभिक्रिया, ये भी नाम से स्पष्ट है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती है। उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ था, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी अभिकारक क्या करते हैं? ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसे, उसमें तो प्लस ई था, इसे माइनस ई द्वारा दर्शाते हैं। उदाहरण ले लेंगे, जैसे नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाई गई थी, या नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा दो। अभिकारकों में परिवर्तन देखेंगे, यानी ऊष्मा का यहाँ अवशोषण हो रहा है यानी प्लस ई लिखेंगे, तो उधर जाते पक्षांतरण होते ही प्लस ई का किस में बदल जाएगा? ये माइनस ई में। और दोनों से नाइट्रोजन गैस की ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करवाई तो एक नया पदार्थ बना नाइट्रस ऑक्साइड 2NO। तो ये पक्षांतरण करेंगे तो उत्पाद के तरफ इसको लिखेंगे प्लस ई को, तो उधर लिखते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये
माइनस ई में, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए प्लस ई का चिन्ह आएगा और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए माइनस ई का चिन्ह आएगा। ई का मतलब क्या है? ऊष्मा। ठीक है, उदाहरण में भी तुम्हें ज़्यादा वो नहीं करना है। यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिया गया है, बस इसमें क्या ले लिया? ऊष्माक्षेपी में हाइड्रोजन, और इधर क्या ले लिया अपन ने? ऑक्सीजन। हम याद कर सकते हैं इसको साधारण तरीके से। इसके बाद हम बात करेंगे अगली अभिक्रिया की, जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से भी जाना जाता है। अगली अभिक्रिया पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उपचयन क्या होता है? इसमें दो चीज़ें देखेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब है कि दो तत्व है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो एक तत्व का तो योग होगा और दूसरे का क्या होगा? निष्कासन। यानी कि हम समझ सकते हैं इसको परिभाषा के आधार पे कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तत्व का योग होता है तथा हाइड्रोजन तत्व की कमी होती है, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण से समझेंगे। एक अभिक्रिया है, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है, गैस का निर्माण होता है CO2। यानी इस अभिक्रिया में हम क्या देख रहे हैं कि अभिकारक कार्बन है, उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन यानी दूसरा अभिकारक ऑक्सीजन से हुई, तो कार्बन का ऑक्सीजन से क्या हो गया? संयोग हो गया, नया पदार्थ क्या बन गया? CO2, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया कार्बन में, तो ऑक्सीजन का योग हो गया। उसी प्रकार हम मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी इसमें भी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का योग हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और एक क्या होता है? हाइड्रोजन की कमी। जैसे कि हम बात कर सकते हैं एथिल एल्कोहल की, यानी उसका सूत्र होता है CH3CH2OH। जैसे ही इस पदार्थ को, तो इस पदार्थ से नया पदार्थ क्या बनेगा? एक तो इससे बन जाता है एथेनॉल यानी CH3CHO, ये इसको हम बोल सकते हैं एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO, और क्या बाहर निकल जाता है? इसमें से क्या बाहर निकल जाता है? हाइड्रोजन। यानी कि एक पदार्थ में से किसकी कमी हो गई? हाइड्रोजन की। तो यानी वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की तो कमी हो और ऑक्सीजन का योग हो, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उपचयन। हम बात करेंगे अगली अभिक्रिया की, जिसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, ये जस्ट विपरीत होती है ऑक्सीकरण के। ऑक्सीकरण में हमने ऑक्सीजन तत्व का योग देखा था और हाइड्रोजन की कमी देखी थी। यहाँ पे हम बात करेंगे, जस्ट विपरीत कर देंगे, हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन की कमी, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन तत्व का योग होता है, वह ऑक्सीजन तत्व की कमी होती है,
अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण की हम बात करें, जैसे कैल्शियम में हाइड्रोजन गैस का योग होगा, H2 तत्व का योग होता है कैल्शियम में, क्या बना लेता है ये कैल्शियम हाइड्राइड, क्या बना लेता है कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है। उसी प्रकार ऑक्सीजन तत्व की कमी, यानी कि एक पदार्थ लिया हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दो भागों में टूट गया, मैग्नीशियम में और ऑक्सीजन में। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक पदार्थ अभिकारक मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कितने पदार्थों में विभाजित हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, यानी किसमें किसकी कमी हो गई, इसमें से पूरे पदार्थ में से ऑक्सीजन की, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो कमी हो तथा हाइड्रोजन का योग हो, उसको अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। हम पढ़ेंगे अब रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या होती है ये, ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ का तो उपचयन होता है, दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, या परिभाषा से समझेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ या अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे पदार्थ का या अभिकारक का अपचयन होता है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अथवा ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है या समझा जा सकता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तत्व का योग व हाइड्रोजन तत्व की कमी अथवा हाइड्रोजन तत्व का योग व ऑक्सीजन तत्व की कमी होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि एक पदार्थ है कॉपर ऑक्साइड, जिसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाई गई। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ का उपचयन, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, अथवा दूसरे पदार्थ का अपचयन, यानी पहले पदार्थ का अपचयन भी हो सकता है, दूसरे का उपचयन भी हो सकता है। तथा नैया ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाई जा रही है, हाइड्रोजन गैस से, तो क्या नया पदार्थ बनेगा, एक पदार्थ बनेगा कॉपर और दूसरा बन गया जल। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं परिवर्तन, कि कॉपर ऑक्साइड से इधर चलते हैं हम उत्पाद की तरफ, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर की तरफ चलेंगे तो परिवर्तन क्या देख रहे हैं
कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर की तरफ चलने पर इस पदार्थ से इधर चलेंगे तो ऑक्सीजन की कमी देख रहे हैं, और ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो इसको क्या बोला जाता है? अपचयन। क्या बोला जाता है? अपचयन। तो एक पदार्थ का तो अपचयन हो गया। दूसरे में क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से हम किधर चलेंगे? जल की तरफ। तो हाइड्रोजन से जल की तरफ चलेंगे तो हाइड्रोजन में किसका योग हो गया? ऑक्सीजन का। और जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको बोला जाता है उपचयन। क्या बोला जाता है? उपचयन या ऑक्सीकरण। ठीक है। दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से करवाई जाती है तो एक पदार्थ बनता है जिंक, एक पदार्थ बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। यहाँ क्या परिवर्तन देख रहे हैं? जिंक ऑक्साइड से जिंक की तरफ चल रहे हैं, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक की तरफ चलने पर ऑक्सीजन तत्व की क्या हो गई? जिंक की तरफ कमी। कमी होने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन तत्व की कमी होने को अपचयन। उसी प्रकार दूसरे पदार्थ में हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन से CO की तरफ चले तो कार्बन में किसकी वृद्धि हो गई? ऑक्सीजन की। यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि को उपचयन बोला जाएगा। और जो भी परिवर्तन होगा आपको आगे की तरफ भी चलना है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं, जैसे लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से करवाई जाए तो नया पदार्थ बनता है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? लेड ऑक्साइड से लेड की तरफ गए तो किसकी कमी हो गई? ऑक्सीजन की। यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई तो यहाँ पे क्या दे रखा जा रहा है? अपचयन। उसी प्रकार कार्बन से CO2 की तरफ चले तो किसकी वृद्धि हो गई? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन की वृद्धि को क्या बोलते हैं हम? उपचयन। यानी कि तीनों अभिक्रियाओं में हम देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में तो जिंक ऑक्साइड का तो क्या हो रहा है? अपचयन। दूसरी अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं हम? लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन। ठीक है। इस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ चुके हैं। धन्यवाद। बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में हम संक्षारण की बात कर रहे हैं। संक्षारण क्या होता है? तो संक्षारण को कोरोजन बोल रहे हैं। यानी कि जब कोई धातु लोहा है, चांदी है, तांबा है, कोई सी भी धातु है, जब कोई धातु वायु, जल, नमी, अम्ल इत्यादि से क्रिया कर ले और वह धातु धीरे धीरे नष्ट होने लग जाए या संक्षारित होने लग जाए तो इसके फलस्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। ठीक है। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे, लोहे पर जंग लगना, अन्य उदाहरण चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना। ठीक है। ये संक्षारण होता है। यानी कि जब लोहा खुला हुआ है, वायु से क्रिया कर रहा है, जल से क्रिया कर रहा है, तो वह लोहा धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है, जंग लग जाता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। ठीक है। संक्षारण से बचाव क्या कर सकते हैं? यानी उपाय क्या कर सकते हैं? तो पहला, धातु पर ग्रीस या तेल लगाकर बचाया जा सकता है। दूसरा, प्लास्टिक की
परत चढ़ाकर। तीसरा, गैल्वेनीकरण करके। ठीक है, इस प्रकार हम धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? तो विकृत गंधिता का मतलब यानी विकृत गंध यानी खराब गंध। तो क्या होती है? जब कोई खाद्य पदार्थ यानी जब कोई तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु, अम्ल, नमी से क्रिया कर ले तो वह पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है तथा ऑक्सीकृत होने से उस खाद्य पदार्थ के गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम देखेंगे इधर परिभाषा से, विकृत गंधिता जब कोई वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ वायु, नमी, आदि से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है तो उस खाद्य पदार्थ के रंग, गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, जैसे नमकीन को, अचार को खुला छोड़ दिया गया वायु की उपस्थिति में या बारिश के मौसम में, जैसे उनको खुला छोड़ दिया गया तो क्या होगा कि वायु की उपस्थिति में नमी से उनके स्वाद में, गंध में और रंग में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीकृत हो जाएंगे ऑक्सीजन से क्रिया करके, जिससे उनके रंग, स्वाद, गंध में परिवर्तन हो जाएगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विकृत गंधिता। ठीक है, उदाहरण, अचार या चिप्स का खराब हो जाना, ठीक है। तो बचाव क्या कर सकते हैं? हम क्या बचाव कर सकते हैं कि ऑक्सीकारक के कारण वो खराब हो गया तो प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन गैस है उसको चिप्स की थैलियों में भर दिया जाता है। भरकर बचाया जा सकता है। दूसरा, यदि अचार को या नमकीन को कांच के डिब्बों में पैक कर दिया जाए या कांच के डिब्बों में रखकर भी बचा सकते हैं। उसी प्रकार तीसरा, पॉलीथीन
पॉलीथीन द्वारा। ठीक है, इस प्रकार खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। हमने उपाय की बात कर ली। आज हमने लास्ट टॉपिक तक देख लिया पहले पार्ट के रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का। आपको यदि हमारा टॉपिक समझ में आता है YCI क्लास का, तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।